हम शुरू करने लगे हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड एमएनईज। इसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एफडीआईज और एक्सपोर्ट जो कि मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस कर रही होती हैं वो किस तरीके से सब उसको जो है ट्रीट करती हैं, वेदर सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पेन को पकड़ लूँ पहले तो मैं इसको लिखना शुरू करती हूँ। ठीक है, अच्छा तो जो FDI है एंड एक्सपोर्ट है, ठीक है, इन दोनों को जब चेक किया गया पुराने टाइमों पे डिफरेंट कंट्रीज़ का डाटा लेके, तो वो ये देखा गया कि कुछ केसेस में they were treated like compliments. They were treated like compliments. कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली, अगर एफडीआई बढ़ रहा होगा तो एक्सपोर्ट भी उसके साथ बढ़ रहा होगा, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, फिर दूसरा केस देखा गया जिसमें जो है they were treated like substitutes, यानी कि किसी एक की प्राइस बढ़ रही थी तो जो एमएनईज थी वो दूसरे की तरफ चले जाते थे। ठीक है, लाइक सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी वजह से एफडीआईज को करने की जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा पड़ने लगी एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता था कि जब एफडीआई को भेजना मुश्किल पड़ रहा था तो क्या करते थे, वो एक्सपोर्ट करते थे, यूज्ड टू एक्सपोर्ट। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट एफडीआई की कॉस्ट बढ़ने से एक्सपोर्ट की क्वांटिटी जो है या एक्सपोर्ट जो था वो बढ़ जाया करता था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने लगे हैं कि एफडीआई के इनफ्लोज को या आउटफ्लोज को होम कंट्री को या होस्ट कंट्री को रोकना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं कि होम कंट्री रिस्ट्रिक्ट एफडीआई आउटफ्लो। ठीक है, देखिए होम कंट्री वो जिसके अंदर जो है वो एमएनई जो है जिसकी कहते हैं ना मेन ब्रांच खुली हुई होती है। ठीक है, एफिलिएट्स नहीं, मेन ब्रांच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंट्री में एफडीआईज के आउटफ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना क्यों ज़रूरी है? वजह ये है कि जो एफडीआईज का आउटफ्लो होता है वो बेसिकली क्या होता है, उस होम कंट्री की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, होम कंट्री की इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि होम कंट्री का कैपिटल है या पैसा है। ठीक है, जिसको अगर वो एफडीआई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दूसरी कंट्री में चला जाएगा। अब उस कैपिटल का दूसरी कंट्री में चले जाना यानी कि उस कैपिटल को इस्तेमाल करके जो और लेबर को इस्तेमाल करके जो आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता था अब वो नहीं हो सकेगा। ये बनता है ना, यानी कि जो लेबर है आपका, लेबर जो अब है वो आपका एम्प्लॉयड नहीं है, यानी कि देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई इन होम कंट्री। तो ड्यू टू दिस कंडीशन, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, एफडीआई को आउटफ्लो को होम कंट्री रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, अब वो किस तरीके से भी कर सकती है, बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, वो उस बारे में भी डिस्कशन नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का बजट, जाहिर सी बात है अगर यही इन्वेस्टमेंट वो डोमेस्टिक कंट्री में ही एमएनई कर देता तो यही पैसा जो था वो
एक इकोनॉमी को डेवलपमेंट पे लग जाता। यानी कि इन्वेस्टमेंट से क्या होता, जो फंड्स की कमी अमूमन पेश आ रही होती है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से वो फंड्स की कमी पूरी हो जाती है, और क्या होता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर वो पैसे लग जाते जो कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट में काम करती है। समझे? अब ये तो चीज़ें हो गई जिससे होम कंट्री में जो है एफडीआई रिस्ट्रिक्ट हुआ है। अब जो होस्ट कंट्री है यानी कि एफिलिएट्स की कंट्री, होस्ट कंट्री रिस्ट्रिक्ट एफडीआई इनफ्लो। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करेगी, पहली बात। ठीक है, अगर एफडीआई की इनफ्लोज पे गवर्नमेंट जो है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री जो है इन एफडीआई के इनफ्लोज पे टैक्स ले रही होती है। ठीक है, और टैक्स से ज़ाहिर सी बात है उसका टैक्स का रेवेन्यू बन रहा होता है, और उस टैक्स के बदले में वो सर्विसेज दे रही होती है एफिलिएट को। अब यानी कि वही लाइसेंस दे देना कि आप बना लो, कंपनी खड़ी कर लेना। ठीक है, तो जो लाइसेंस वो बाहर की कंट्रीज़ को दे देती है उससे क्या होता है, डोमेस्टिक की इंडस्ट्री जो है डिस्करेज हो जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस रीज़न एफडीआई के इनफ्लो को होस्ट कंट्री रोक सकती है कि उनका डोमेस्टिक की जो इकोनॉमी है या डोमेस्टिक का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो डिस्करेज हो रहा है प्रोडक्शन करने से। ठीक है,